हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आकाश टेक लर्निंग। तो देखो यार, प्रेजेंट टाइम में सीजीएल को लेके सबसे बड़ी डिस्कशन इसी चीज़ की चल रही है कि जो रिज़ल्ट आया है उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई स्कैम हुआ है। कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो कि नहीं होने चाहिए थे और ऐसे लोगों को नहीं सेलेक्ट किया गया है जिन्हें हो जाना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा बहुत सारा केस आ रहा है कि 330 प्लस भी लोगों ने स्कोर करा था बेस्ड ऑन टेंटेटिव आंसर की। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा कि टेंटेटिव आंसर की के बेसिस पे जिन्होंने 330 तक स्कोर करा था उन्हें भी फाइनली कुछ नहीं मिला है। ठीक है, सबको नहीं, ऐसे कुछ केसेस आए हैं बस। और ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले हैं जो कि 300 ही के आसपास स्कोर करे हैं, 290s में स्कोर करे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट मिल गई है, जैसे कि 4200 4600 इसमें भी मिल गई। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या है मैटर और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के, इसी पे ये वीडियो है बेसिकली। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होने वाला है, रिज़ल्ट रिवाइज़ होना ही चाहिए। अब ऑब्वियसली जो लोग सेलेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, जो नॉन सेलेक्टेड और उन्हें लग रहा था कि वो डिज़र्विंग है, उन्हें सेलेक्ट होना चाहिए था, ठीक, तो वो तो ऑब्वियसली डिमांड करेंगे कि रिज़ल्ट रिवाइज़ हो। कुछ लोगों का इसमें चल रहा है कि जो ज्वाइनिंग होने वाली है उस पर स्टे लगे, ठीक, ज्वाइनिंग पर स्टे लग जाए। और जो तीसरा है वो ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है और जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम तीनों पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट था कि रिवाइज आंसर की, देखिए रिवाइज आंसर की कब होनी चाहिए, कब होती है कि जब भी एसएससी को अगर ऐसा लगा कि वाकई में कोई ना कोई इशू है, चाहे वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि चाहे वो फार्मूला लगाने में हुआ हो, चाहे वो कोई पॉइंट इवेलुएट करने में हुआ हो, चाहे वो रॉन्ग क्वेश्चन को करेक्ट मान लेना है, फिर करेक्ट आंसर को रॉन्ग मान लेना, कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा रिज़ल्ट जो कि पब्लिक डोमेन में आया है, जो पब्लिश हुआ है, वो उसमें कोई ना कोई इशू हो, तो ये चांसेस होते हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज होता है। बट इसका चांस मुझे अब मतलब पूरा तो नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, लेस चांस लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि देखो, अगर हमें पता चल गया कि रिज़ल्ट में इशू है, देखो सबको यही लग रहा है कि रिज़ल्ट में इशू है, तो अगर वाकई में इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो एसएससी को भी ज़रूर पता होती कि ये प्रॉब्लम है इसमें और इसको ठीक करना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे कि पिछले साल का था 2023 वाला, उसमें जैसे ही रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई थी ना, तो मान लो कि मुझे डेट्स नहीं याद है, बट आई थिंक एक या अगले दिन, दूसरे दिन उन्होंने रिज़ल्ट को रिवाइज़ करके पब्लिश कर दिया था। कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों का टेस्ट नहीं इवेलुएट हो पाया था, तो उसको इवेलुएट करके रीलॉजिक लगा के अपना जो भी उनका मैटर था उसको सॉल्व करके रिज़ल्ट उन्होंने दूसरे दिन ही रिवाइज़ करके पब्लिश कर दिया था। अब इसमें ये सब नहीं मैटर करता है कि छुट्टी है या फिर क्या है, 4 दिन वेट नहीं करेंगे रिज़ल्ट का। अगर पता चल चुका है कि वाकई में रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे पब्लिश करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और अगर अभी भी अगर है इसमें कोई प्रॉब्लम तो मतलब चांसेस हो सकते हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज़ हो जाए। बट दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या ज्वाइनिंग पे स्टे, तो ज्वाइनिंग पे स्टे कब लग सकता है, कब लगता है या फिर क्या इसकी कंडीशन होती है? वो ये होता है कि मान लो कि बहुत सारे बच्चे रिप्रेजेंटेशन लेके गए कोर्ट में जा सकते हैं, कैट में जा सकते हैं। देखो, यहीं पे अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे और अगर वहाँ पे ऐसा प्रूव हुआ, ऐसा बहुत ही सॉलिड एविडेंस अगर दिखता है कि वाकई में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, रिज़ल्ट वैलिड नहीं है, रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल है, तो वहाँ से मतलब इसके बहुत ही लेस चांस होते हैं कि फिर वहाँ से एक ऐसा ऑर्डर आए कि इसके ज्वाइनिंग पर ही स्टे लगा दिया जाए। और जब तक कि जांच हो रही है वो लोग एक इंक्वायरी रखते हैं, ठीक है, एक इंक्वायरी रखते हैं और एक ऐसा बोलते हैं कि ये इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ज्वाइनिंग पर जो है वो स्टे लग जाए। बट इसका चांस भी बहुत ही कम होता है क्योंकि आपके पास में बहुत ही सॉलिड एविडेंस होना चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके कि एग्ज़ाम ही पूरा का पूरा इनवैलिड है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कुछ भी सही नहीं हुआ है, बहुत ही गलत चीज़ें हुई हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम लोग नीट के एग्ज़ाम का भी देख लें, नीट 20 आई थिंक 24 वाला ही था, उसमें क्या था कि कोर्ट में गया केस, ही में सुप्रीम कोर्ट में गया, री एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक,
री एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि री एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, इतने लाखों बच्चों के हम इसमें री एग्ज़ाम का ऑर्डर नहीं दे सकते, इसलिए मुझे इसका भी थोड़ा सा कमी चांस लग रहा है। मतलब मान के चलो कि बल्कि अगर ऐसे देखा जाए ना कि रिवाइज रिज़ल्ट इधर है और इधर है कि स्टे या फिर री एग्ज़ाम, तो इसमें से इसी का चांस ज़्यादा होता है, रिवाइज रिज़ल्ट का चांस ज़्यादा है। ये सब तो बहुत ही मतलब रेयर केसेस है, ना ही समझो कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें, बट रिवाइज रिज़ल्ट ज़रूर हो सकता है। अगर उन्हें मतलब मिला ऐसा कुछ कि प्रॉब्लम है तो रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है। और तीसरा केस कि क्या सब कुछ नॉर्मल है, देखो सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है, बट सब कुछ एब नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि जो लिए कॉल लेटर्स आने शुरू हो चुके हैं CBDT डिपार्टमेंट की तरफ से, और आई थिंक मंडे से ऑफिसेस खुलेंगी तो और भी अदर डिपार्टमेंट्स के कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बट अगर मेरा मानना, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हुआ है, कोई भी लॉजिक लगाने में प्रॉब्लम हुई है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में, और रिज़ल्ट में कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि एरर है, जो कि गलत है, और किसी भी डिज़र्विंग कैंडिडेट के साथ अगर गलत हुआ है, तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट को रिवाइज़ होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।